अब छोड़कर सहारे को भरोसा खुद पे कर लिया मैंने, टूटते हुए हौसले को जिंदा कर लिया मैंने। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके हौसले का कद्र करते हैं, हम आपके हौसले को दोस्तों टूटने नहीं देंगे, हम आपके हौसले को बिखरने नहीं देंगे। बस दोस्तों आपको हर सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ करके दोस्तों अपने हौसले को बढ़ाते रहना है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि दोस्तों आप अपने मिशन में कामयाब ना हो जाए। तो आज का दोस्तों क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये क्लास दोस्तों आपके हौसले को बहुत अधिक बढ़ाने में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बस दोस्तों आपको पूरे ध्यान से इस क्लास को देखना है और पूरे क्लास तक हमारे साथ बने रहना है। बस दोस्तों ये क्लास आपको बहुत कुछ देना चाहती है। ये सिंक्रोनस मोटर का सेकेंड लेक्चर होगा। अगर दोस्तों आपने पहली वाली क्लास को नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। वहां पे दोस्तों बिल्कुल यूनिक क्वेश्चनों को हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया है और जितने भी विद्यार्थी उस क्लास को देख चुके हैं वो पूरी तरह से दोस्तों संतुष्ट हो चुके हैं। तो आप भी देखिए इस क्लास को। यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 11 से इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। और एक बात और है दोस्तों कि इस क्लास को ना आप बड़ा से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। इस चैनल को थोड़ा सा और बड़ा करें, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि हम और आप लाइव आकर इस क्लास को डिस्कस कर सके। इसलिए दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो आप लाइक कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे इस क्लास को देखने के बाद कि दोस्तों ये क्लास वाकई में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। तो बस दोस्तों अपना नोटबुक निकालिए और कलम दोस्तों अपने हाथ में रखिए और फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई देने के बाद भी सेल्फ स्टार्ट ना होने का मुख्य कारण क्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों कि हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं फिर भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, वो कौन सा मुख्य कारण है, वही आपको ढूंढना है। ऑप्शन पहला है दोस्तों कि शुद्ध एसी सप्लाई ना होने के कारण, और दूसरा है कि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाने से, या रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम हो जाने पर, या प्रत्येक आधे चक्र में टॉर्क की दिशा बदल जाने पर। अब प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि कौन सा आंसर है जो आपको सही करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों आप करेक्ट मानिए कि प्रत्येक आधे चक्र के बाद जो टॉर्क की दिशा है ना वो बदल जाती है। अब आप दोस्तों यहां से खुद सोचिए कि अगर कोई मोटर पूरा 360 डिग्री घूमती है तब जाके उसका एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि रोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है या क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। बस आपको ये देखना है कि जब वो 360 डिग्री घूमेगी तभी एक चक्र पूरा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क क्या चीज होती है तो नोट करना प्यारे दोस्तों, ये घुमाव बल होती है। ये क्या है, ये एक घुमाव बल होती है ना। यानी कि रोटर को घूमने में एक बल, रोटर को घूमने का एक बल देता है, वही होता है दोस्तों टॉर्क। और जब ये आधे चक्र के बाद यानी कि 180 डिग्री के बाद ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। अगर रोटर दोस्तों ये 360 डिग्री का मान लीजिए एक एंगल है, यानी कि यहाँ पे रोटर खड़ी है दोस्तों, जब वो यहाँ से घूमता हुआ इस डायरेक्शन में 180 डिग्री को कंप्लीट करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद दोस्तों ये फिर से वापस चली जाती है यहीं पे। यानी कि प्रत्येक आधे चक्र के बाद टॉर्क अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। तो बताइए क्या मोटर इस कंडीशन में चालू हो पाएगी, सेल्फ स्टार्ट हो पाएगी? तो कभी नहीं दोस्तों। जब तक ये पूरा 360 डिग्री को कंप्लीट नहीं करेगा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो यही मेन कारण है और ये दोस्तों आपको आज पता चल गया। तो देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन है और सामान्य लोड के साथ प्रचालित है, यदि लोड में वृद्धि किया जाए तो पावर फैक्टर में क्या परिवर्तन होगा? आंसर दीजिएगा दोस्तों, इकाई होगी, लीडिंग, शून्य या लैगिंग होगी।
तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बस आपको गौर से सुनना है और गौर से देखना है। यहाँ पे क्या कह रही है कि सिंक्रोनस मोटर है जो अंडर एक्साइटेशन पे है। अगर दोस्तों आपको ये पता चल जाए ना कि अंडर एक्साइटेशन पे किस पावर फैक्टर पे मोटर काम करती है, तो दोस्तों जब आप इस पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आंसर दोस्तों आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और देखिए अंडर एक्साइटेशन पे दोस्तों जो मोटर है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। नोट कीजिएगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। और जो आर्मेचर का करंट है, नोट करना दोस्तों, जो आर्मेचर धारा है ना, ये आर्मेचर धारा दोस्तों कम होती है। क्या होती है? इस समय आर्मेचर धारा कम होती है। तो सुनिए, अंडर एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट कम है और दोस्तों लैगिंग लोड पर काम कर रही है। अगर आप लोड को बढ़ाते हैं ना, अगर दोस्तों जब आप लोड को बढ़ा देते हैं तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है? चेंज हो जाता है और घटता कभी नहीं, ये बढ़ता है। यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगी। कौन सी पावर फैक्टर होगी दोस्तों? लीडिंग पावर फैक्टर होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्साइटेशन के आधार पर ही सिंक्रोनस मोटर टिकी है दोस्तों। इसी आधार पे ये पूरा मोटर काम करती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों बस आप सीखते रहिए और बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इतना दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि एग्जाम में दोस्तों यही कॉन्फिडेंस आपका काम आने वाला है। क्योंकि वहां पे आपको केवल नाम का दोस्तों 60 से 90 मिनट समय मिलता है। उसी 90 मिनट में दोस्तों आपको पूरा गेम जीतना होता है ना। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही बेहतरीन खिलाड़ी बन पाएंगे। तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर के फील्ड वाइंडिंग को किस मान वाली डीसी सप्लाई दिया जाता है? आपको आंसर देना होगा क्या कि निम्न, अति निम्न, उच्च या अति उच्च। तो गौर से सुनना दोस्तों कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ना, उसको फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हमें अलग से देना पड़ता है। तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है ये होती किस पार्ट में है? तो ये दोस्तों रोटर पर किया जाता है। रोटर पर किया जाता है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग, है ना। इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और इस वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हैं? तो आप ध्यान देना दोस्तों, इसको डीसी सप्लाई देते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन सा उपकरण का उपयोग करके हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो दोस्तों ये डीसी का शंट जनरेटर जो होती है ना, उसी जनरेटर की मदद से हम इसके वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। और एक बात ये भी दोस्तों कि निम्न मान की सप्लाई देते हैं। किस मान की? निम्न मान की सप्लाई देते हैं। आप अति निम्न को नहीं कर सकते करेक्ट आंसर। वजह आपको जानना ही होगा दोस्तों, और वो वजह ये है कि अगर आप दोस्तों फील्ड करंट को, है ना, अगर आप एफए को कम कर देंगे तो इसी पर निर्भर करता है दोस्तों फील्ड का फ्लक्स। अगर फील्ड करंट कम होगी तो फील्ड का फ्लक्स भी कम होगा, और फ्लक्स कम हो गया दोस्तों, फ्लक्स को हमें कम करना ही नहीं है। फ्लक्स को हमें कम करना ही नहीं है। अगर निम्न करंट देंगे तो निम्न फ्लक्स होगा, और हमें निम्न फ्लक्स नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों हम निम्न करंट तो देते हैं लेकिन अति निम्न करंट नहीं देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा सुनना दोस्तों कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे की जाती है? तो ये रोटर पे किया जाता है। रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है और इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं, निम्न मान का डीसी सप्लाई, और शंट जनरेटर के द्वारा, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा इसको हम सप्लाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि सिंक्रोनस मोटर किस गति से घूर्णन करती है। आपको दोस्तों बताना है कि जो सिंक्रोनस मोटर है ना, ये डे टू डे लाइफ में दोस्तों आप खुद देखते होंगे। मैं आपको महसूस करा दूंगा दोस्तों, दिल से दिल तक पहुंचा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आपको गौर से सुनना है। सुनिए कि सिंक्रोनस मोटर किस गति से घूर्णन करती है। आप दोस्तों, आप चाहे जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हर विद्यार्थी घर के अंदर दोस्तों, मतलब कि घर में एक पंप होगी सिंगल फेज की। आप खुद देखना दोस्तों कि जब आप उसको चालू करते होंगे ना, तो वो दोस्तों वो झटके के साथ स्टार्ट होगी, है ना, खटाक से स्टार्ट होती होगी। तो
वहां पे सिंगल फेज जो मोटर होती है वो झटके के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन 3 फेज आपकी जो मोटर होती है वो दोस्तों आराम से स्टार्ट होती है, स्मूथ रिंग स्टार्ट होती है ना। आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि स्मूथ के साथ आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर ही, कोई सा भी मोटर हो लेकिन 3 फेज की सप्लाई हो तो वो स्मूथ तरीके से चालू होगी और स्मूथ तरीके से वो बंद होगी। लेकिन सिंगल फेज मोटर दोस्तों झटके के साथ स्टार्ट होती है और झटके के साथ वो बंद भी होती है। ये दोस्तों आप खुद अभी जाकर के देख सकते हैं, अपने मोटर को ऑन करिए और फिर देखिए उसमें दोस्तों स्टार्टिंग में एक झटके का आवाज आएगा, यानी कि रोटर पे दोस्तों अचानक से झटका लगता है। और यही आपसे पूछा गया है कि 3 फेज की जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी गति कैसी होगी? तो स्मूथ रिंग होगी। कैसी दोस्तों? स्मूथ रिंग। अगला, बस दोस्तों आप इस क्लास को लाइक करते रहिए। मुझे पूरा आशा है दोस्तों, विश्वास है आप पे कि ये क्लास ना आपको बहुत पसंद आती होगी और बहुत पसंद आई भी होगी दोस्तों। तो लाइक करना ना भूले और चैनल को दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। हम आपके लिए ना रोजाना दोस्तों सुबह 7 बजे इसी प्रकार की नए नए लेवल का क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतने टॉप लेवल का क्वेश्चन रखा है दोस्तों जो सीधा आपके एग्जाम में काम आने वाला है ना। और आपकी दोस्तों इंटरव्यू की भी तैयारी यहीं से भी हो सकती है। देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि सिंक्रोनस मोटर का एंटी वी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है। अब दोस्तों आपको पता चलेगा कि एंटी वी कर्व क्या होती है ना। तो एंटी वी कर्व का मतलब होता है दोस्तों उल्टा वी, है ना, उल्टा वी, इसी को कहते हैं एंटी वी कर्व। ये किसके किसके बीच खींचा जाता है? तो ये दोस्तों लोड एंगल और फील्ड करंट को कहां दोस्तों? लोड एंगल और फील्ड करंट। अब लोड एंगल किसको कहते हैं? तो पावर फैक्टर होती है ना दोस्तों। ये जो पावर फैक्टर होती है दोस्तों, ये कहां से प्राप्त होती है? ये हमेशा लोड से ही प्राप्त होती है। जब लोड निम्न होता है यानी कि नो लोड कंडीशन पे होती है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे वो मोटर हो, तो पावर फैक्टर का मान भी निम्न होता है। तो यहां से पता चलती है कि पावर फैक्टर हमेशा कहां से उत्पन्न होती है? तो ये लोड से उत्पन्न होती है। इसीलिए दोस्तों पावर फैक्टर को हम लोड एंगल भी कहते हैं ना, लोड कोण भी कहते हैं इसी को। तो लोड कोण और फील्ड करंट के बीच खींची जाती है ना। तो ये रहा पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच खींची जाती है। अगर आपको पूछे कि सीधा कर्व, सीधा वी कर्व किसके बीच खींची जाती है, तो वो दोस्तों आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच सीधा वी कर्व और उल्टा वी कर्व पावर फैक्टर और फील्ड करंट के साथ खींची जाती है ना। तो अगला प्रश्न देखिए कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व का आकार कैसा होता है। अब दोस्तों आपको यह जानना होगा, आज आपको यह पता चलेगा कि जो वी कर्व होता है ना वो किसके बीच खींचा जाता है। वो तो आपने देख लिया, वो आप देख लिया दोस्तों आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच। लेकिन इसका आकार कैसा होता है? तो ये पैराबोला होता है। कैसा दोस्तों? ये पैराबोला इसका आकार होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी, यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगर दोस्तों एग्जाम में कोई फिगर दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको पहचान करके बताइए कि पैराबोला आकार कैसा होता है, तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला है? तो आप देखना दोस्तों, देखिए जो आपका वी कर्व होती है ना वो बनती है दोस्तों आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, है ना। यहाँ पे आपकी FA होगी और यहाँ पे दोस्तों आपका आर्मेचर करंट होगा। जब आप फील्ड करंट को बढ़ाते हैं दोस्तों तो आर्मेचर करंट का मान घटता जाता है ना। फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है। अगर आप फील्ड करंट को आप नहीं माने, फील्ड करंट को और बढ़ाते गए तो दोस्तों ये फिर से दोबारा आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जाता है। तो आप देखिए ये आर्मेचर करंट किस आकार की दिखाई दे रही है? ये दोस्तों आकार जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना वी आकार की दिखाई दे रही है, लेकिन इसको पैराबोला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। लेकिन दोस्तों आपको अगर पहचानने को कह दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे? आप देखिए 360 डिग्री का 4 एंगल मैंने बनाया। इस 4 एंगल में अगर ऑप्शन में दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाए, अगर इस प्रकार का ऑप्शन हो तो ये भी दोस्तों पैराबोला का ही सिंबल, पैराबोला का ही वक्र है। ये कैसा है? पैराबोला का वक्र है। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का दे दिया जाए, ये है ना,
तो ये भी दोस्तों पैराबोला का ही है चित्र, है ना। तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए और नोटबुक में अपना दोस्तों नोट कर लीजिए, ये दोनों पैराबोला का ही आकार है। अगर आपसे हाइपरबोला के बारे में पूछा जाए कि इसका आकार कैसा होता है, तो गौर से सुनना मेरे दोस्तों, इसका जो आकार है ये इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जो आपको आकार दिखाई दे रही है, ये पैराबोला का आकार है ना। ये कैसा आकार है, तो ये पैराबोला का आकार है। और ये सारे के सारे दोस्तों ये हाइपरबोला, नोट कर लीजिए, ये कैसा है, ये हाइपरबोला का आकार है। और ये वाली दोस्तों पैराबोला, ये दोनों कैसे हैं, पैराबोला। और इनके बीच में दोस्तों वी कर्व का किसके बीच वी कर्व खींचा जाता है, तो वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में। अब देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि फुल लोडिंग के समय फील्ड एक्साइटेशन समाप्त हो जाए तो क्या होगा। बाप रे, अगर दोस्तों फील्ड वाइंडिंग समाप्त हो जाए ना फुल लोडिंग के कंडीशन में, तो मोटर तुरंत रुक जाएगी। क्या होगी दोस्तों, मोटर जो है ना आपकी तुरंत रुक जाएगी। सुपर सिंक्रोनाइजिंग में कभी नहीं होगी, सुपर सिंक्रोनाइजिंग कभी नहीं, मोटर रुक जाएगी दोस्तों। कभी मोटर जलती नहीं है इस कंडीशन में। मोटर सिंगल फेजिंग की कंडीशन में जलती है। कब जलती है दोस्तों, तो नोट करना, मोटर सिंगल फेजिंग, है ना, सिंगल फेजिंग की कंडीशन में जलती है मोटर, या फिर मोटर में निर्धारित मान से अधिक करंट फ्लो होने लगती है और स्टार्टर नहीं लगी होती है, उस कंडीशन में भी मोटर जल जाती है। लेकिन फील्ड वाइंडिंग अगर दोस्तों फील्ड एक्साइटेशन समाप्त हो जाए, फील्ड एक्साइटेशन का मतलब है दोस्तों कि जो एफए का मान है ना ये 0 एम्पियर हो जाए, तो इस कंडीशन में मोटर आपकी रुक जाएगी, है ना। क्या करेगी दोस्तों, मोटर आपकी रुक जाएगी। अब देखिए, इस प्रश्न से रूबरू होइए दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर के पोल की ध्रुवता बदलने में कितना समय लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक पोल है, देखिए ये है आपकी रोटर, है ना। ये क्या है दोस्तों, ये एक रोटर है और ये उसका पोल है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, ये मोटर के पोल हैं। अब मोटर में दोस्तों क्या होता है कि एसी सप्लाई अगर आप दे रहे हैं, हम बात सिर्फ एसी की कर रहे हैं दोस्तों, डीसी की नहीं कर रहे हैं। इन दोनों पोल पे आपने वाइंडिंग लपेटी और सप्लाई दिया, तो सबसे पहले इसमें एन पोल उत्पन्न हुआ और नीचे वाले में एस पोल का प्रभाव उत्पन्न हुआ। अगर दोस्तों 0.02 सेकेंड हो गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एस एन से खत्म होकर ये एस बन जाएगी और ये एन पोल बन जाएगी। अगले 0.02 सेकेंड में फिर ये एस से क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी और ये एन से एस बन जाएगी। फिर अगले 0.02 सेकेंड में फिर ये एस बन जाएगी और ये एन बन जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों ये अपनी ध्रुवता को, अपनी पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं। और चेंज करने में कितना समय लगता है, 0.02 सेकेंड का समय, यानी कि बहुत ही कम सेकेंड का समय लगता है। तो यही है दोस्तों, आपको क्या आंसर करना चाहिए, सही ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि पोल की ध्रुवता बदलने में 0.02 सेकेंड का समय लगता है ना। अगला देखिए कि इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कहां किया जाता है। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सीमेंट मिल में, ट्रैक्शन में, या कन्वेयर में, या स्पीड कंट्रोलिंग में। तो दोस्तों एक एक करके हम आराम से जानते हैं कि किसका प्रयोग कहां पे किया जाता है ना। तो देखिएगा, स्पीड कंट्रोल में दोस्तों एसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं, है ना। एसी ड्राइव का स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या लगी होती है, तो इसमें दोस्तों थायरिस्टर लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है, थायरिस्टर, जिसको कहते हैं दोस्तों एससीआर, है ना, इसी को कहते हैं हम एससीआर। और कन्वेयर में क्या कौन सी मोटर लगती है, तो आप ध्यान देना दोस्तों, एक कन्वेयर बेल्ट है, मान लीजिए उस बेल्ट में कोयला जा रही है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रही है, कोई भी मटेरियल जा रही है, हम ऐसे मोटर का चुनाव करते हैं जो कि उस कन्वेयर बेल्ट में अगर लोड अधिक हो जाए तो भी आपकी मोटर दोस्तों स्पीड को डाउन ना करे, स्पीड को ना घटाए। तो ऐसी एक ही मोटर है दोस्तों, और वो मोटर है आपकी, वो मोटर है डीसी का
संट मोटर, है ना, डीसी का संट मोटर ही दोस्तों है ये ऐसी मोटर जो कन्वेयर में प्रयोग किया जाता है। और ट्रैक्शन कार में कौन सी मोटर को लेते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रख करके मोटर का चुनाव करना होगा कि स्टार्टिंग में जिस मोटर का टॉर्क सबसे अधिक हो उसी मोटर का। अब खुद सोचिए दोस्तों, एक रेल है, एक क्या है, ट्रेन है, उस ट्रेन के पीछे दोस्तों 25 से 50 बोगी कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, यानी कि ट्रेन अपनी खुद की, अपने इंजन के खुद की वजन को और पीछे दोस्तों जो पैसेंजर बैठे हैं उनके भी वजन को और जो डिब्बा जुड़ा हुआ है दोस्तों उसके भी वजन को, यानी कि इतना हाई टॉर्क को वो लेकर चलती है। तो स्टार्टिंग में उसको चलने के लिए हाई टॉर्क की जरूरत होगी। तो हाई टॉर्क कौन सी मोटर दे पाएगी, तो वो दोस्तों नोट कीजिएगा, ये केवल डीसी का सीरीज मोटर ही दे पाएगी, है ना, नोट करना, डीसी का सीरीज मोटर यही एक मोटर है जो दोस्तों मोटरों में, जो रेल में प्रयोग किया जाता है, ट्रेन के इंजनों में प्रयोग किया जाता है, डीसी का सीरीज मोटर। तो ऑप्शन ही केवल एक बचा आपके पास कि सीमेंट मिल में। कहां पे दोस्तों, सीमेंट मिल में हम इसका प्रयोग करते हैं इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर का। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और पूरी तरह से दोस्तों आप संतुष्ट हो गए होंगे। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि सिंक्रोनस मोटर में वोल्टेज रेगुलेशन किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों कई सारी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल एक विधि के बारे में डिस्कस करूंगा। जब दोस्तों आप दोस्तों जब मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में आएंगे ना, तब वहां पे पूरा आपको विस्तार पूर्वक से समझाएंगे कि एमएमएफ कंट्रोल विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसे ज्ञात करते हैं, एमएमएफ विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि एमएमएफ विधि द्वारा हम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, जब जीरो पावर फैक्टर और लैगिंग लोड, नोट कीजिएगा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, है ना, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड पर इस विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, है ना, कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान मैक्सिमम होगा जब दोस्तों एमएमएफ विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इस विधि को आशावाद भी विधि कहते हैं, है ना। इस विधि को किस नाम से जानते हैं, तो इस विधि को दोस्तों आशावाद विधि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको आशावाद कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपका एमएमएफ विधि द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, तो इस विधि द्वारा जो आपको वोल्टेज मिलता है ना, वो वोल्टेज दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज से कम प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसको आशावाद विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने मेरा पूरा साथ दिया 10 प्रश्नों को सॉल्व करने में। आपने दोस्तों मेरा पूरा मदद किया, पूरा सहयोग मेरे साथ खड़ा रहा आपने, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, कम से कम दोस्तों 2 लोगों को तो आप जरूर शेयर करें, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं। और हमें दोस्तों, हम और आप बहुत जल्द लाइव आएंगे। बस आपका दोस्तों एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों आप लाइव आकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। और दोस्तों आप अपने दिल की राय जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और कॉन्सेप्ट कैसे लगे और समझाने का जो तरीका था दोस्तों वो कैसा लगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके दिल की राय जानना चाहते हैं। हम जो आप महसूस कर रहे हैं ना इस क्लास को देखने के बाद, वो चीज हम भी फीलिंग करना चाहते हैं। बस दोस्तों आप हमें फीलिंग करा दीजिए, बस हम यही चाहते हैं और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कल फिर से सुबह तैयार रहिएगा दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। हम सिंक्रोनस मोटर का तीसरा पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित होंगे और वहां पे दोस्तों बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हम चुन कर प्रश्न लाएंगे आपके लिए। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना दोस्तों। मुझे यकीन है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।